पिछली पीपीटी में आपने लूरिया नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी के बारे में जाना। इस लेक्चर में हम जानेंगे एक अगले न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में जिसका नाम है हेल्स्टेड रिटन न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी, जिसको शॉर्ट में HRNTB कहते हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ इसका पार्ट 1 देखेंगे। मैंने इसे 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि ये बहुत बड़ी टेस्ट बैटरी है और एक पीपीटी में ये बहुत बड़ी फाइल साइज हो जाएगी और शेयर करना मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आधा हिस्सा हम इस पीपीटी में देखेंगे और नेक्स्ट आधा अगले लेक्चर में। हेल्स्टेड रिटन न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी, नाम इसका कैसे पड़ा? तो ये न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल यानी न्यूरो मनोवैज्ञानिक परेशानियां जो हैं उसका आकलन करती है, टेस्टिंग करती है, इसलिए टेस्ट बैटरी एक, जैसा बताया जा चुका है पहले, एक कलेक्शन ऑफ टेस्ट जो होते हैं, कई सारे टेस्ट एक साथ समाहित कर दिए जाए एक बड़े टेस्ट के अंदर, तो उसे हम कहते हैं ये टेस्ट बैटरी है। और इसका नाम कैसे पड़ा? तो हेल्स्टेड रिटन, ये 2 रिसर्चर्स थे जिन्होंने इसको डेवलप करने में अपना योगदान दिया है, इन्हीं के नाम से ये पड़ा है। तो हेल्स्टेड रिटन न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी की शुरुआत वॉल्ट हेल्स्टेड के काम से हुई थी। ये रिसर्चर जो थे उन्होंने 1935 में ये काम शुरू किया इस टेस्ट बैटरी को डेवलप करने का, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। उनके एक स्टूडेंट थे जिसका नाम था राल्फ रिटन। उन्होंने एक न्यूरोसाइकोलॉजी की लेबोरेटरी बनाई, एक प्रयोगशाला बनाई यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियाना मेडिकल सेंटर में। और 1951 में रिटन, जो हेल्स्टेड के स्टूडेंट थे, उन्होंने इस टेस्ट बैटरी को और बेहतर बनाया और ज़्यादा डेवलप किया और इसमें कई सारे टेस्ट डाले। उन्होंने ध्यान रखा कि इसमें सिर्फ वैसे टेस्ट डाले जाएं जो बिल्कुल वैध मापक हैं ब्रेन की डिसऑर्डर्स का या समस्याओं का। इसमें उन्होंने जो बेसिक टेस्ट इंक्लूड किए थे हेल्स्टेड ने, उसको भी लिया, पर उसमें और कई टेस्ट जोड़े। इसलिए अब ये टेस्ट इन दोनों ही रिसर्चर्स के नाम से जाना जाता है, हेल्स्टेड रिटन न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी के नाम से। इसमें कई सारे टेस्ट होते हैं। आमतौर पे इसमें कुछ फिक्स नियम नहीं है कि कौन कौन से टेस्ट यूज़ किए जाएंगे, और ये निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति का हमें आकलन करना है उसके हमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक पहलुओं का आकलन करना है। पर आमतौर पर जब ये टेस्ट बैटरी यूज़ की जाती है तो ये 11 परीक्षण उसमें शामिल किए जाते हैं और आपको हर परीक्षण के बारे में जानना है कि उसमें क्या टेस्ट किया जा रहा है और क्या प्रक्रिया होती है। तो क्योंकि ये 11 टेस्ट है और इसमें अगर आप लिस्ट में देखें तो पहले दूसरे टेस्ट जो है वेशलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल और मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ये नाम आपने पहले सुने होंगे, आप इनसे फेमिलियर होंगे। ये अपने आप में काफ़ी बड़े टेस्ट हैं, इसलिए ये सारे 11 टेस्ट एक पीपीटी में डिस्कस करना संभव नहीं है। तो इस पार्ट 1 में हम सिर्फ पहले 5 टेस्ट के बारे में जानेंगे और बाकी टेस्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल से। इस समय इस टेस्ट का, जिसको हम शॉर्ट में वायस बोलते हैं, उसका 4था संस्करण उपयोग में है। इसके कई संस्करण बने हैं शुरुआत से लेके अभी जो प्रयोग में है, जो लेटेस्ट वर्जन है वो है वायस 4, 4था संस्करण, जो 2008 में रिलीज हुआ था। इस टेस्ट में 10 मुख्य सब टेस्ट होते हैं, मतलब टेस्ट के अंदर उसके अंतर्गत छोटे टेस्ट या छोटे सेक्शंस, और ऐसे 10 कोर सब टेस्ट हैं। कोर बोला जा रहा है मतलब महत्वपूर्ण, मुख्य सब टेस्ट, और 5 सप्लीमेंटल सब टेस्ट होते हैं। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो आमतौर पे नहीं कराए जाते, वो एक्स्ट्रा टेस्ट होते हैं और वो तब यूज होते हैं जब बाकी 10 टेस्ट जो हमें कराने हैं उसमें किसी टेस्ट पे कोई समस्या हो जाए, जो हमारा पेशेंट है वो नहीं कर पा रहा है, उसे कुछ दिक्कत आ रही है और हम उस टेस्ट के द्वारा उसका आकलन नहीं कर पा रहे, तब हम उस सप्लीमेंटल सब टेस्ट को यूज करते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे क्रिकेट टीम आपकी होती है 11 प्लेयर्स की, पर कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स भी होते हैं कि अगर उस 11 प्लेयर्स में से किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो एक रिप्लेसमेंट रहे।
उसी तरह से ये है, 10 कोर सब टेस्ट होते हैं, वो ही यूज होते हैं आमतौर पे। पर अगर किसी टेस्ट में कोई पेशेंट बहुत प्रॉब्लम फील कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, कोई भी और प्रॉब्लम की वजह से वो टेस्ट हम उसको नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं, तो उसकी जगह जो एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंटल सब टेस्ट है उसमें से हम ले सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि 10 टेस्ट में से अगर मान लीजिए कि कोई 2 व्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो 5 में से हम कोई भी 2 चुन लेंगे, ऐसा नहीं है। आगे हम देखेंगे कि हर जो 10 सब टेस्ट हैं ये 4 मुख्य भागों में बटे हुए हैं, और उन 4 मुख्य भागों में वहां पे मेंशन किया हुआ है कि इस भाग के लिए सप्लीमेंटल टेस्ट ये है, यानी इस सेक्शन का अगर कोई टेस्ट व्यक्ति ना कर पाए तो उसके बदले यही 1 या 2 सप्लीमेंटल वाला सब टेस्ट हम करा सकते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे तो ये और चीजें क्लियर होंगी। ये 10 मेन सब टेस्ट जो है, इसका हम स्कोर जब कैलकुलेट कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं सारे 10 टेस्ट पर, तो हमें एक फुल स्केल आईक्यू मिलता है। क्योंकि आपको पता ही होगा बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल आईक्यू का मापक है, बुद्धि लब्धि का मापक है। इसमें आप देखेंगे कि एक जनरल एबिलिटी इंडेक्स नाम का एक स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, जिसको GAI बोलते हैं शॉर्ट में। और आगे आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत 6 टेस्ट का स्कोर जोड़ के इसको निकाला जाता है। वो 6 सब टेस्ट हैं सिमिलैरिटीज, वोकेबुलरी और इंफॉर्मेशन, और ब्लॉक डिजाइन, मैट्रिक्स रीजनिंग और विजुअल पजल्स। अभी ये आपको नाम कंफ्यूजिंग लगेंगे, पर आगे हम लोग ये हर नाम देखेंगे कि इस टेस्ट में क्या कराया जाता है। ये GAI जो कैलकुलेट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए क्योंकि ये वैसा टेस्ट है, इसके स्कोर जो होते हैं जनरल एबिलिटी इंडेक्स, जो अलग अलग 6 टेस्ट का हमने स्कोर का समावेश करके ये स्कोर निकाला है, ये वैसे चीजों का आकलन करते हैं जो आमतौर पर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आने पर प्रभावित नहीं होती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि पर्सन की संज्ञानात्मक क्षमताएं क्या है। जब डिसऑर्डर हो गया, प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद भी उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं में कहाँ दिक्कत आई या नहीं आई, क्योंकि आमतौर पे ये ब्रेन डिसऑर्डर से, ब्रेन प्रॉब्लम से ये हिस्से प्रभावित कम होते हैं, नहीं होते हैं। तो इसमें कितनी गिरावट या प्रभाव आ रहा है ये हम जान पाएंगे, तो हम बेहतर आकलन कर पाएंगे कि हमारे पेशेंट में कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उसके क्या मनोवैज्ञानिक फंक्शंस प्रभावित हो रहे हैं। अब इस टेस्ट में कुछ मेजर स्कोर्स हैं, कुछ टोटल स्कोर्स हैं जो निकाले जाते हैं, जिन्हें इंडेक्स स्कोर्स भी कहा जाता है। तो 4 मुख्य इंडेक्स स्कोर्स निकाले जाते हैं इंटेलिजेंस के इसमें। एक को हम बोलते हैं वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स, शॉर्ट में VCI। दूसरा होता है परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स, जिसको PRI कहते हैं। तीसरा है वर्किंग मेमोरी इंडेक्स, WMI, और प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स, PSI। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स में आप देखेंगे इसके अंतर्गत 3-4 छोटे टेस्ट आते हैं, जिनके स्कोर को जोड़ के ये वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स निकाला जाता है। ये आपके शब्द ज्ञान और लैंग्वेज संबंधी जानकारी, उससे संबंधी इंटेलिजेंस को चेक करता है। परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स जो है वो आपकी परसेप्शन से संबंधी रीजनिंग या तार्किक सोच जो है उसका आकलन करता है कि आपका परसेप्शन कैसा है। वर्किंग मेमोरी इंडेक्स आपके स्मृति का सूचक है, आपकी स्मृति कैसी है, उसमें तो कहीं कुछ लोप नहीं हो गया, उसमें कोई समस्या तो नहीं है, इसका आकलन करता है। और प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स देखता है कि आप कोई भी कार्य कितनी त्वरित गति से कर रहे हैं, कितनी स्पीड से और सफाई से, एक्यूरेसी से, सटीकता से कर पा रहे हैं। ये 4 स्कोर्स के अलावा 2 और मेजर स्कोर्स इसमें निकलते हैं। एक को बोलते हैं फुल स्केल IQ, या शॉर्ट में FSIQ। इसमें जो चारों इंडेक्स आपने देखे, जिसमें जो 10 सब टेस्ट हैं वो इन्हीं में विभाजित है, किसी में 3, किसी में 2, ऐसे करके, जो हम आगे देखेंगे। तो ये 10 सब टेस्ट यानी इन चारों इंडेक्स का टोटल स्कोर अगर हम जोड़ दें सारे टेस्ट का मिला के, तो हमारा फुल स्केल IQ निकल जाता है। ये भी एक स्कोर है जो कैलकुलेट होता है। और दूसरा है जनरल एबिलिटी इंडेक्स, जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया, जिसमें सिर्फ 6 सब टेस्ट यूज होते हैं पहले दोनों पार्ट से, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स और परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सारे 10 सब टेस्ट जो बने हुए हैं,
ये 16 से 90 साल के लोगों पर एडमिनिस्टर करने के लिए बने हुए हैं। 16 साल से जो छोटे हैं उनके लिए वेशलर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन आती है, वो इस्तेमाल होती है। तो 16 से 90 साल के लोगों पर ये सारे 10 और सब टेस्ट जो हम आगे देखेंगे, जो इन 4 पार्ट्स में बराबर बटे हुए, या किसी में 3 है किसी में 2 है, इस तरह से हैं। आगे हम देखेंगे डिटेल में इसको। तो ये 16 से 90 वर्ष के लोगों पर कराया जा सकता है, सिवाय कुछ सब टेस्ट के जो कि सिर्फ 16 से 69 साल के लोगों पर कराया जा सकता है। यहाँ पर अगर देखें तो एक पिक्चर में पूरा वेशलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल समाया हुआ है। सारे नाम जो भी टेस्ट इसमें यूज होते हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। बीचों बीच देखिए लिखा है फुल स्केल, जो ये बता रहा है कि ये 4 बॉक्सेस में जो टेस्ट है इस पे जो भी टोटल स्कोर आएगा सबको ऐड करके फुल स्केल स्कोर हमें निकल जाता है, टोटल IQ स्कोर निकल जाता है। ये 4 जो बॉक्सेस बने हुए हैं आप देख पा रहे हैं। पहले का नाम है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स, जो अभी हमने देखा था, VCI। दूसरा है परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स, तीसरा है वर्किंग मेमोरी इंडेक्स और चौथा है प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स। तो ये 4 टोटल स्कोर्स अलग अलग निकलते हैं और इन चारों को ऐड कर दें तो फुल स्केल का IQ स्कोर हमारे पास आता है। अब ये 4 जो अलग अलग सेक्शंस बने हुए, 4 इंडेक्स स्कोर्स जो निकलते हैं, इनके अंतर्गत क्या क्या टेस्ट आते हैं, तो आप देखेंगे कि हर एक में 2 सेक्शंस में विभाजित है। एक जगह लिखा है कोर सब टेस्ट, उसके अंतर्गत कुछ टेस्ट दिखाए जा रहे हैं, और एक लिखा है सप्लीमेंटल सब टेस्ट। तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि 10 कोर सब टेस्ट होते हैं, तो इन चारों इंडेक्स में अगर आप काउंट कर लें तो आपको दिखेगा कि वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स में कोर सब टेस्ट 3 है, सिमिलैरिटीज, वोकैबुलरी और इंफॉर्मेशन। इसी तरह परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स में भी कोर सब टेस्ट 3 है, ब्लॉक डिजाइन, मैट्रिक्स रीजनिंग और विजुअल पजल्स, मतलब 3 और 3 6। फिर देखें वर्किंग मेमोरी इंडेक्स में, वहां कोर सब टेस्ट 2 ही हैं, डिजिट स्पैन और अर्थमेटिक। तो 6 ऊपर हमने जोड़ा था और 2 और 8। और आखिरी इंडेक्स जो है प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स, इसमें कोर सब टेस्ट है 2, सिंबल सर्च और कोडिंग। तो 3 3 2 और 2 10। तो ये कोर सब टेस्ट है। कोर मतलब मुख्य, सब टेस्ट मतलब छोटे टेस्ट, मतलब इस बड़े टेस्ट के अंतर्गत ये छोटे छोटे टेस्ट हैं। तो ये मुख्य सब टेस्ट है। ये 10 टेस्ट व्यक्ति को कराए जाते हैं। इसमें से कोई टेस्ट अगर किसी कारणवश नहीं हो पाया है, व्यक्ति करने में सक्षम नहीं महसूस कर रहा है, बीच में उसे छोड़ना पड़ रहा है, किसी वजह से नहीं कराया जा पा रहा है, तो फिर हम सप्लीमेंटल टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे मैंने बोला कि 5 सप्लीमेंटल सब टेस्ट होते हैं, तो आप देखिए पहले वाले में वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स में सप्लीमेंटल सब टेस्ट केवल 1 है, कॉम्प्रिहेंशन। इसी तरह परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स वाले में 2 है, फिगर वेट्स और पिक्चर कंप्लीशन। तो 1 और ये दोनों 3 हो गए। वर्किंग मेमोरी इंडेक्स में भी 1 है, जिसका नाम है लेटर नंबर सीक्वेंसिंग। तो 1 2 और ये 4 हो गए। और प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स में भी एक ही सप्लीमेंटल सब टेस्ट है, जिसका नाम है कैंसलेशन। तो सप्लीमेंटल सब टेस्ट आप टोटल जोड़ दें तो आपको 5 दिखेंगे। तो इस तरह हमारे बैचलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल में 10 कोर सब टेस्ट और 5 सप्लीमेंटल सब टेस्ट होते हैं। और मैंने बताया था कि सप्लीमेंटल सब टेस्ट तभी हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई कोर सब टेस्ट किसी कारणवश हम पेशेंट पर नहीं करा पा रहे हैं, या करते करते पेशेंट आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा है, उसे रोकना पड़ गया, सक्सेसफुली हम कंप्लीट नहीं करा पाए किसी कारणवश, तब हम सप्लीमेंटल सब टेस्ट यूज करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि बाकी सारे टेस्ट 16 से 90 साल के लोगों के लिए कराया जा सकता है, पर कुछ टेस्ट है जो सिर्फ 16 से 69 साल के, यानी 16 से 69 ईयर्स तक के लोगों पर ही कराया जा सकता है। और आप यहाँ देखेंगे कि ऐसे टेस्ट केवल और केवल सप्लीमेंटल सब टेस्ट में आते हैं, और ये सिर्फ 3 ही हैं। परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स में 1 है, फिगर वेट्स, ये सिर्फ 16 से 69 ईयर्स के लोगों पर कराया जा सकता है। वर्किंग मेमोरी इंडेक्स में भी 1 ऐसा है, लेटर नंबर सीक्वेंसिंग। और प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स में 1 है, जिसका नाम है कैंसलेशन। यानी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स पे कोई ऐसा सप्लीमेंटल सब टेस्ट नहीं है जो सिर्फ 16 से 69 साल के लोगों पर कराया जा सके। और परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स में सिर्फ 1 है जो कि ऐसी बाध्यता नहीं रखता है, वो 16 से 90 साल पर कराया जा सकता है, जो कि है पिक्चर कंप्लीशन।
अब जैसा मैंने आपको बोला था कि कोर सब टेस्ट जब हम ना करा पाए कोई सा तो हम सप्लीमेंटल कराते हैं, पर ऐसा नहीं है कि 10 कोर सब टेस्ट में से अगर हम कोई 1 या 2 नहीं करा पा रहे हैं तो बाकी 5 में से हम कोई सा भी चुन लेंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए इन 4 खानों में सब में अलग अलग सप्लीमेंटल सब टेस्ट मेंशन है। जैसे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स वाले में आप देखेंगे पहले बॉक्स में सप्लीमेंटल सब टेस्ट का नाम है कॉम्प्रिहेंशन। इसका ये मतलब है कि अगर ऊपर के 3 कोर सब टेस्ट में से कोई एक अगर हम नहीं करा पा रहे हैं तो उसकी जगह पर हम कॉम्प्रिहेंशन वाला करा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर किसी और सेक्शन में से कोई सब टेस्ट उठा के जैसे फिगर वेट या लेटर नंबर सीक्वेंसिंग या कैंसलेशन करा देंगे, नहीं, सिर्फ उसी का सप्लीमेंटल सब टेस्ट जो है सिर्फ वही हम करा सकते हैं। इसी तरह परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स में भी सिर्फ उसका सप्लीमेंटल सब टेस्ट जो है वही हम यूज कर सकते हैं, और ऐसे ही बाकियों पर भी लागू होता है। अब हम एक एक करके देखेंगे इन सब टेस्ट में क्या कराया जाता है। शुरुआत करेंगे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स से। आपने देखा इसके अंतर्गत 4 टेस्ट हैं, 3 कोर सब टेस्ट और 1 सप्लीमेंटल सब टेस्ट। 3 कोर सब टेस्ट जो हैं उनका नाम है सिमिलैरिटीज, वोकेबुलरी और इंफॉर्मेशन, और सप्लीमेंटल सब टेस्ट का नाम है कॉम्प्रिहेंशन। ये चारों ही टेस्ट वर्बल कॉम्प्रिहेंशन चेक करते हैं, मतलब शाब्दिक समझ आपकी क्या है। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, कुछ लिखित चीज की जानकारी या शब्द ज्ञान आपका कैसा है, इसकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। पहला टेस्ट इसमें है सिमिलैरिटीज। नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें कोई दो चीजों के बीच में सिमिलैरिटी कितनी है, समानता कितनी है, ये टेस्ट किया जा रहा है। ये टेस्ट आपकी एब्स्ट्रैक्ट वर्बल रीजनिंग को चेक करता है, और इसमें क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होते हैं जिनके उदाहरण दिए हैं। इन व्हाट वे आर एन एप्पल एंड अ पियर अलाइक? एक सेब और एक नाशपाती किस तरह समान है? तो पेशेंट या जिस पे भी हम टेस्ट करें, एक नॉर्मल पर्सन भी, जिसका भी हम IQ टेस्ट कर रहे हैं, वो कुछ बताएगा कि दोनों फल होते हैं, दोनों का आकार ऐसा होता है, दोनों मीठे होते हैं, कुछ भी जो भी वो बता सकता है। और उदाहरण के लिए आप नीचे पहला पिक्चर देखिए, इसमें कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आमतौर पे लोग क्या आंसर देते हैं, जो करेक्ट आंसर होता है वो ब्रैकेट में दिया हुआ है। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, पर लॉजिकल और सही आंसर होना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कैरेट और ग्रीन बीन्स कैसे समान है? गाजर और ग्रीन कलर के जो बीन्स होते हैं वो कैसे समान है? तो जवाब है कि दोनों ही सब्जियां हैं। दूसरा है कि पिग यानी सुअर और हॉर्सेस यानी घोड़े, ये कैसे समान है? तो इसमें आदमी कह सकता है कि दोनों ही फार्म एनिमल्स हैं या दोनों एनिमल्स हैं। इसी तरह से पूछ रहा है स्नीकर्स और हाई हील्स कैसे समान है? तो दोनों जूतों के प्रकार हैं। फिर है ट्रेपेजॉइड और ट्रायंगल कैसे समान है? तो दोनों ही शेप्स हैं, आकार हैं। कैप और हेडबैंड कैसे समान है? तो ये दोनों चीजों में समानता ये है कि दोनों को ही सर पर पहना जाता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कठिनाई क्वेश्चंस की बढ़ती जाती है। इजी क्वेश्चन से शुरू करते हुए आगे टफ होता जाता है, और कितना क्वेश्चन व्यक्ति सही कर पा रहा है, जितने भी टोटल क्वेश्चन इसमें होते हैं वही आपका स्कोर हो जाता है, उतना क्वेश्चन जो आपने सही बताया। दूसरा सब टेस्ट पे आते हैं जिसका नाम है वोकेबुलरी, यानी यहाँ पर आपका शब्द ज्ञान चेक किया जाता है। तो कुछ जनरल चीजों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं और आपको बोला जाता है कि उसका नाम बताइए। जैसे आप सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं, एक महिला एक बुकलेट में एक पिक्चर दिखा रही है जहां मुर्गी, गाय, इस तरह की चीजें बनी हुई हैं। तो वो चीजों को पॉइंट करेगी और आपको उसका नाम बताना है। तो ये आपका शब्द ज्ञान चेक करता है। इसी तरह कुछ सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे गिटार क्या होता है? तो व्यक्ति उसको डिस्क्राइब करेगा कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह का दिखता है, इस कलर का होता है, इसमें तार होते हैं, जो भी कुछ उसके मन में आए वो बता सकता है, और उसके हिसाब से उसकी स्कोरिंग की जाती है। इसमें भी सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हुए टफ क्वेश्चंस की तरफ जाया जाता है। तीसरा सब टेस्ट होता है इंफॉर्मेशन। इसमें आपकी जनरल नॉलेज या सामान्य लेवल की जानकारियां टेस्ट की जाती है, जैसे जो आपके कल्चर से, आपकी संस्कृति सभ्यता से संबंधित जानकारियां हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई रूस का व्यक्ति है, उससे अगर हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो हम पूछ सकते हैं कि रूस का प्रेसिडेंट कौन है इस समय, या कुछ और सिंपल चीजें पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ के झंडे में कितने कलर्स होते हैं।
इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन हर कल्चर के हिसाब से भिन्न होंगे। इसका जो भारतीय संस्करण है बैचलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल का, वहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो यहाँ पर लागू होते हैं। क्योंकि हम रशिया या अमेरिका के प्रेसिडेंट की जानकारी नहीं भी रखें तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अगर हम अपने यहाँ की कुछ सामान्य जानकारियां जानते हैं और रखते हैं। तो कल्चर के हिसाब से डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। यहाँ पर थर्ड पिक्चर में आप देखिए कुछ क्वेश्चंस और भी दिखाए हुए हैं जो सिंपल नॉलेज आपकी क्या है उसको टेस्ट करते हैं। इसमें भी क्वेश्चंस सिंपल से शुरू होते हुए आगे टफ होते जाते हैं। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है हाउ मेनी विंग्स डज अ बर्ड हैव, एक चिड़िया के कितने पर होते हैं। हाउ मेनी निकल्स मेड अ डाइम, तो ये तो अमेरिका का क्वेश्चन हो गया, तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन यहाँ हो सकता है कि कितने आने होते हैं 1 रुपए में, इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। हु रोट टॉम सॉयर, ये कोई फेमस बुक है, स्टोरी बुक है, इसके लेखक कौन है। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला जो सप्लीमेंटल सब टेस्ट होता है जो हमेशा कराने की जरूरत नहीं होती है, अगर पहले 3 टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाए, कोई एक सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम कराते हैं। यहाँ पर आपके मन में एक ऑब्वियस सवाल आ सकता है कि अगर एक से ज्यादा टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए सिमिलैरिटीज, वोकेबुलरी और इन्फॉर्मेशन में व्यक्ति सिमिलैरिटीज और इन्फॉर्मेशन दोनों ही टेस्ट नहीं कर पाता है, उस केस में हम इस एरिया का आकलन नहीं करेंगे या ये पूरा टेस्ट रद्द मानेंगे। इस सेक्शन को हम एनालाइज नहीं करेंगे कि वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स का हमें सही से स्कोर्स नहीं मिल पाया, क्योंकि इसमें से कोई एक टेस्ट छूटेगा तो हम कॉम्प्रिहेंशन सब टेस्ट यूज कर सकते हैं और 3 कंप्लीट कर सकते हैं, पर 3 स्कोर्स हमें चाहिए, सिर्फ 2 से या 1 से काम नहीं चलेगा। कॉम्प्रिहेंशन सब टेस्ट जो है उसमें सिंपल रूल्स और लॉजिक के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके कल्चर से या आपके सामाजिक जीवन में जो चीजें होती हैं, जो प्रथाएं होती हैं, कुछ रस्म रिवाज होते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे व्हाट डज किल 2 birds with 1 stone मेटाफोरिकली मीन, एक पंथ 2 काज का क्या अर्थ होता है। इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर आप थर्ड पिक्चर में देखें तो कुछ और क्वेश्चंस दिए हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा। What should you do if you see someone forget his book when he leaves a restaurant? पूछ रहा है आप क्या करेंगे अगर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति एक रेस्टोरेंट से निकला और अपनी किताब भूल गया वहां पर। इसी तरह से क्वेश्चंस होते हैं अगर आप सड़क पर एक पोस्ट कार्ड देखें पड़ा हुआ जिसपे, या कोई अंतर्देशीय देखें, कोई चिट्ठी या लिफाफा देखें जिसपे पता लिखा है और स्टैंप भी लगा हुआ है, टिकट लगी हुई है, तो आप क्या करेंगे। तो वहां पे सीधा सा जवाब है कहीं पोस्ट बॉक्स देखेंगे उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर क्या जवाब व्यक्ति देता है ये देखा जाता है कि कॉमन सेंस की चीजें, सिंपल चीजें वो क्या समझ रहा है कि नहीं। यहाँ पे जैसे और क्वेश्चंस दिए हैं व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कीपिंग मनी इन अ बैंक, एक बैंक में पैसा रखने का, धन संचय करने का क्या फायदा हो सकता है। आगे देखिए व्हाई इज कॉपर ऑफन यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स, बिजली की तारों में कॉपर के तार क्यों यूज किए जाते हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि प्रश्न धीरे धीरे जटिल होते जाते हैं, कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो ये टेस्ट जो है इसके स्कोर्स को मिला के वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स निकलता है। तो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स में सिमिलैरिटीज, वोकेबुलरी और इन्फॉर्मेशन, इन तीनों के स्कोर का समावेश होता है। पर अगर कोई इसमें से एक टेस्ट नहीं हो पाया तो हम कॉम्प्रिहेंशन का स्कोर लेके उसमें ऐड कर देते हैं। आगे चलते हैं। अगला था हमारा परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स। इसमें देखा जाता है कि आपका परसेप्शन कैसा है, उससे संबंधित आपका लॉजिक कैसा है। परसेप्शन मतलब आप क्या चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आप देखेंगे कि 3 कोर टेस्ट होते हैं, ब्लॉक डिजाइन, मैट्रिक्स रीजनिंग और विजुअल पजल्स, और 2 सप्लीमेंटल टेस्ट है यहाँ पर, पिक्चर कंप्लीशन और फिगर वेट। 2 टेस्ट देने से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ये 3 टेस्ट जो है ये थोड़े से टफ तरह के हो सकते हैं, और हो सकता है कि एक नॉर्मल पर्सन तो कर सकता है, पर किसी को ब्रेन डिसऑर्डर है तो शायद वो इन 3 कोर टेस्ट में से 2 न कर सके। उस केस में हमें ये स्कोर निकालने से वंचित न होना पड़े, इसके लिए हमें 2 सप्लीमेंटल सब टेस्ट दिए गए हैं कि उसको हम यूज करके और टोटल 3 अपना कवर कर सकें। यहाँ पर आप देखिए
ब्लॉक डिजाइन टेस्ट जो होता है इसमें स्पेशल परसेप्शन, विजुअल एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेसिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल टेस्ट की जाती है। इसमें जैसा आप बिल्कुल राइट साइड में देख रहे हैं ब्लॉक डिजाइन का दिया हुआ है, वहां पर आप ऊपर देख रहे हैं कि पिक्चर जैसा एक बना हुआ है और आपको लकड़ी के कुछ गुटके दे दिए जाते हैं। उन लकड़ी के गुटकों में कुछ साइड बिल्कुल वाइट होते हैं, कुछ बिल्कुल रेड होते हैं और कुछ डायगोनली आधे वाइट और आधे रेड होते हैं। इनको यूज करके आपको जो चित्र दिखाया गया है उसको बनाना होता है, जैसा ये व्यक्ति बना रहा है। सिंपल चित्रों से शुरू करते हुए आगे और बहुत जटिल और कॉम्प्लेक्स चित्र आने लगते हैं, जो कि फिर मुश्किल हो जाता है बनाना। याद रखिए ये टेस्ट जो है टाइम्ड होता है, इसमें एक निश्चित समय सीमा होती है। इसमें आपको बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ दिया जाता कि आपको जितना समय लेना है आप लेकर बनाते रहिए। एक निश्चित समय सीमा में अगर आप बना पाए तो ठीक है, वरना स्कोर नहीं मिलते। अगला है मैट्रिक्स रीजनिंग। इसमें नॉन वर्बल एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी कैसी है, मतलब अशाब्दिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान आप कैसे खोजते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग कैसी है, स्पेशल रीजनिंग कैसी है, इसका आकलन इसमें होता है। पहली पिक्चर जो आप देख रहे हैं वो मैट्रिक्स रीजनिंग के क्वेश्चंस दिखा रहा है, जैसे इस टेस्ट में होते हैं। पहले पिक्चर में आप देख रहे हैं 3 पिक्चर्स बनी हुई हैं, चौथी की जगह क्वेश्चन मार्क है और नीचे 5 ऑप्शन दिए हैं कि वहां पर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने आप समझ में आ रहा है कि ऊपर जो 2 तस्वीरें दी हुई हैं उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, और उसी तरह से निचली जो तस्वीर दी है थर्ड वाली, उससे संबंधित चौथा कैसा होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका आंसर होगा 1। ये सिंपल तरह का है, इसके साथ धीरे धीरे जटिलता बढ़ती जाती है। आगे कुछ टफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे अगले डिजाइन आप देख रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें बीच का एक हिस्सा गायब कर दिया है और नीचे 5 ऑप्शंस दिए हैं और आपको बताना है कि वहां पर सही तस्वीर कौन सी होगी। तीसरा इसमें सब टेस्ट जो आता है उसका नाम है विजुअल पजल्स। इसमें कुछ पजल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग को टेस्ट करता है, जैसे आप दूसरे पिक्चर में देख पा रहे हैं। यहाँ सबसे ऊपर एक पिक्चर बनी है और नीचे 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं बॉक्सेस में, और उसके नीचे क्वेश्चन पूछा है कि इन 6 में से कौन से 3 हम यूज करें और उसको जोड़ें तो ऊपर वाला तस्वीर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस चुनने हैं, वो 3 जिनको मिलाकर हम ऊपर वाले डिजाइन कंप्लीट कर सकते हैं। ये 3 कोर सब टेस्ट के बाद इसमें 2 सप्लीमेंटल सब टेस्ट होते हैं। एक का नाम है पिक्चर कंप्लीशन, जिसमें आपको देखना पड़ता है, नाम से पता चल रहा है पिक्चर कंप्लीशन, पिक्चर को कंप्लीट करना है। कोई पिक्चर दिखाई जाएगी जो अधूरी है, कोई तस्वीर है जो अधूरी है, उसमें क्या मिसिंग है, क्या चीज गायब है, क्या चीज डाल देंगे तो वो पूरी हो जाएगी, ये बताना होता है। और फिगर वेट्स दूसरा टेस्ट होता है, जो कैसा होता है, फिगर मतलब चित्र, वेट मतलब वजन। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में ये दोनों टेस्ट देखेंगे कि कैसे होते हैं। पहले 3 पिक्चर्स जो आपको दिख रहे हैं ये पिक्चर कंप्लीशन के टेस्ट हैं। इसमें लिखा हुआ है ऊपर कि पिक्चर पर देखिए और उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा मिसिंग है, क्या मिसिंग है वो बताइए। जैसे बच्चे को आप देख रहे हैं वो जंप कर रहा है, आपने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा, बच्चे इस पर जंप करते हैं, पर नीचे वहां पर जो रबर का स्ट्रेच्ड पोर्शन होता है वो है ही नहीं, तो वहां पर वो चीज मिसिंग है। दूसरे में प्लेन है पर उसका एक विंग है ही नहीं, तो वो मिसिंग है, ये बताना है। तीसरी पिक्चर में आप देखिए क्या मिसिंग है, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ नाखून तो है ही नहीं। तो इसी तरह से धीरे धीरे जटिलता बढ़ती जाती है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते जाते हैं और आपको बताना होता है कि वहां क्या मिसिंग है। ये पिक्चर कंप्लीशन का टास्क हो गया। फिगर वेट का जो सप्लीमेंटल सब टेस्ट है उसमें अगर आप देखिए तो 2 एग्जाम्पल्स यहाँ शो किए गए हैं और तराजू बने हुए हैं, और तराजू में कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ शेप्स और डिजाइन्स पड़े हुए हैं। आपको यहाँ अपना लॉजिक लगाना है, तर्क लगाना है, और जहां क्वेश्चन मार्क बना हुआ है वहां बताना है कि क्या आएगा। नीचे वाला जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग लें तो पहला तराजू देखिए तो उसमें 2 त्रिकोण, एक चौकोर और एक सर्कल गोलाकार चीज है, और दूसरे पलड़े में अगर आप देखिए तो एक सितारा, एक गोल और एक चौकोर चीज है, और दिखा रहा है कि दोनों पलड़े बराबर हैं।
तो आपको इससे लॉजिक लगाना है। आपको देखना है कि अच्छा, एक तरफ एक सर्कल है, दूसरी तरफ भी सर्कल है, तो ये तो बैलेंस हो गया। एक तरफ एक स्क्वायर है, दूसरी तरफ भी स्क्वायर है, ये भी बैलेंस हो गया। एक तरफ दो ट्रायंगल है और एक तरफ एक स्टार शेप है। जाहिर सी बात है ये दोनों का वजन बराबर होगा। दो ट्रायंगल एक स्टार के वजन के बराबर होंगे, तभी ये चीज बैलेंस में है। तो दूसरी पिक्चर में जहां सिर्फ एक स्टार पड़ा हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए नीचे के 5 ऑप्शंस में से हम कौन सा चुनेंगे? तो यहाँ आप लॉजिक से निष्कर्ष निकाल लेंगे कि नंबर 2, दो ट्रायंगल जो है वो वहां पर आएगा। तो इस तरह के लॉजिक के क्वेश्चंस होते हैं। तीसरे इंडेक्स पे आते हैं जिसका नाम है वर्किंग मेमोरी इंडेक्स। आपकी याददाश्त कैसी है, आपकी वर्किंग मेमोरी कैसी है, स्मृति कैसी है, इसकी टेस्टिंग होती है। इसमें ध्यान दीजिए 2 कोर टेस्ट हैं और एक सप्लीमेंटल टेस्ट है। इन तीनों ही टेस्ट में एक इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की, और वो ये है कि इनमें कोई भी पेपर पेंसिल नहीं दिया जाता। ये सारी चीजें आपको दिमाग में करनी है, बोला जाएगा और आपको दिमाग में चीजें याद रख के जवाब देना है। इसीलिए ये स्मृति का टेस्ट है, उसका परीक्षण है, मेमोरी का टेस्ट है। पहला होता है डिजिट स्पैन। इसमें आपका अवधान कैसा है, आपका अटेंशन कैसा है, आपका कंसंट्रेशन कैसा है, कितना आप एकाग्र हो पाते हैं, और मेंटल कंट्रोल कैसा है आपका, ये चीज टेस्ट की जाती है। डिजिट स्पैन 2 तरह का होता है, जैसे नीचे पहली पिक्चर में आप देख रहे हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इसमें कुछ संख्याएं बोली जाती हैं, सामने एग्जामिनर जो होगा वो बोलेगा। फॉरवर्ड वाले टेस्ट में आपको वही संख्या दोहरानी होती है और संख्या का साइज बढ़ता जाता है। जैसे आप पहली पिक्चर में एग्जाम्पल देख रहे हैं, पहला आइटम नंबर 1 जो है उसमें लिखा है 629। दूसरे में देखिए 4 अक्षर के हो गए, फिर 5 लेटर्स हो गए, फिर 6 हो गए नंबर्स। ऐसे बढ़ता जाता है और देखा जाता है आप कितने सही कर पा रहे हैं। तो फॉरवर्ड वाला जो टास्क होता है डिजिट स्पैन का, यहाँ पर पहले एग्जामिनर नंबर बोलेगा और फिर आपको वही चीज दोहरानी होती है उसी क्रम में। जैसे एग्जामिनर बोलेगा 629 और आपको फिर सुन के वही चीज दोहरा देनी है, 629 उसी क्रम में। अगर आप नंबर सही बोल रहे हैं पर सही क्रम में नहीं तो स्कोर नहीं मिलेगा। फिर एग्जामिनर बोलेगा 5417 और आपको भी दोहरा देना है 5417। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये टास्क टफ होता जाता है, पर फॉरवर्ड टास्क फिर भी इजी होता है। फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ते हुए क्रम है, मतलब आपको सीधे सीधे क्रम में नंबर्स बोलने हैं। फिर आता है बैकवर्ड टास्क। इसमें जो नंबर्स बोले गए आपको उसका उल्टा दोहराना होता है। जैसे अगर एग्जामिनर बोले 629 तो आपको बोलना है 926। अगर एग्जामिनर बोले 36925 तो आपको बोलना है 52963। याद रखिए, इसको आपको दिमाग में रख के ही बोलना है, आप कहीं इसको लिख नहीं सकते। इसलिए जैसे संख्या बड़ी होती जाती है, ज्यादा संख्याएं होने लगती हैं, ये टास्क और डिफिकल्ट होते जाता है। दूसरा कोर सब टेस्ट है अर्थमेटिक। नाम से जैसे पता चल रहा है, इसमें सिंपल मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं और कठिनाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ये क्वेश्चंस सिंपल चीजें पूछ सकते हैं, जैसे अगर केले का भाव है 24 रुपया प्रति दर्जन तो 60 किलो का दाम कितना होगा। इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मैथ्स के हो सकते हैं, पर ध्यान दीजिए ये आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते पेपर और पेंसिल से, इसको आपको दिमाग में ही सॉल्व करके बताना है। इसमें सप्लीमेंटल टेस्ट जो होता है उसका नाम है लेटर नंबर सीक्वेंसिंग। नाम से पता चल रहा है, लेटर यानी अल्फाबेट ABCD, नंबर यानी संख्या 1 2 3 4, सीक्वेंसिंग यानी क्रम। यहाँ पर जैसे आप सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं और देखते जा रहे हैं कि संख्याओं का साइज बढ़ते जा रहा है, क्वेश्चन सिंपल से शुरू होकर टफ होते जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि हर आइटम का ट्रायल दिया हुआ है कि आइटम नंबर 1 में 3 ट्रायल है, आइटम नंबर 2 में भी 3 है, ऐसे कर करके है। एक आइटम में जितने ट्रायल्स हैं वो एक निश्चित संख्या के होंगे। जैसे पहले आइटम में 3 ट्रायल हैं, सब 2 2 अक्षर वाले हैं। दूसरे आइटम के 3 ट्रायल 3 3 अक्षर के हैं। तीसरे आइटम के 3 जो है उसमें 4 4 के 3 दिए जा रहे हैं, ऐसे करके होता है।
इसमें लेटर और नंबर मिक्स करके बोले जाते हैं। जो ब्लू पार्ट लिखा हुआ है वो दिखा रहा है कि एग्जामिनर क्या बोलेगा, और ब्रैकेट में जो चीज लिखी हुई है वो दिखा रहा है कि सही उत्तर क्या है। तो अगर यहाँ एग्जामिनर बोलेगा L2, जो कि पहला वाला आइटम का पहला ट्रायल है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्या बोलनी है और फिर अल्फाबेट बोलना है। तो आपको जवाब देना होगा 2L। इसी तरह से अगर कठिनाई बढ़ाते जाएं तो सेकेंड आइटम टाइप में आइए। यहाँ पे 3 अक्षर हैं, यहाँ पर है F7L। तो यहाँ व्यक्ति को जवाब देना है, नंबर पहले बोलने हैं, अल्फाबेट बाद में बोलने हैं और सही क्रम में बोलना है। नंबर एक ही है तो पर्सन बोलेगा 7, पर F और L में अब उसको उसी क्रम में बोलना है जिस क्रम में ये अल्फाबेट्स आते हैं। तो उसको बोलना होगा 7FL। इसी तरह से और कठिन हो जाएगा आगे अगर बढ़िए। जैसे मान लीजिए आइटम 4 का पहला जो है 8D6G, अगर इस तरह से बोल रहा है पर्सन, एग्जामिनर 8D6G1, तो यहाँ पे पहले आपको सारी संख्याएं बोलनी है बढ़ते हुए क्रम में। तो संख्याएं पहले बढ़ते हुए क्रम में, फिर अल्फाबेट बढ़ते हुए क्रम में। तो 8D6G1 अगर ये बोला एग्जामिनर ने, तो आपको अपने दिमाग में याद रखना है, दिमाग में चीजों को अरेंज करना है और जवाब देना है 168DG। तो आप देखेंगे कि टास्क धीरे धीरे टफ होता जाता है। लास्ट जो हमारा इंडेक्स होता है वो है प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स। आप कितनी तेजी से चीजों को प्रोसेस करते हैं उसका टेस्ट ये होता है। इसमें 2 कोर टेस्ट और एक सप्लीमेंटल सब टेस्ट होते हैं। पहला कोर टेस्ट है सिंबल सर्च। ये आपका विजुअल परसेप्शन और स्पीड देखता है। पहला जो पिक्चर आपको नीचे दिखाई दे रहा है वो सिंबल सर्च का पिक्चर है। ये सिर्फ एक पेज दिखाया गया है, ये बहुत सारे पेजेस होते हैं। इसी तरह से कई सारे पेजेस में ये होता है। क्योंकि ये स्पीड का टेस्ट है इसलिए टास्क बहुत टफ नहीं होता है, पर आप कितनी स्पीड से चीजों को कर पा रहे हैं ये देखा जाता है। और ये देख पाने के लिए प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स के जो तीनों टास्क हैं इनकी टाइम लिमिट सेट होती है 120 सेकेंड यानी 2 मिनट। 2 मिनट में आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उतना आपका स्कोर होता है, इसलिए ये स्पीड का टेस्ट हो जाता है। तो सिंबल सर्च में जैसे आप देख रहे हैं पहले वाले पिक्चर में नीचे 2 सिंबल बने, एक सर्कल के अंदर प्लस और एक के अंदर माइनस टाइप का बना हुआ है, और बगल में कुछ निशान बने हुए हैं और एंड में लिखा है नो। यहाँ आपको क्या करना है, अगर जो 2 सिंबल दिखाए गए हैं वो इन सब सिंबल्स में उसी लाइन में कहीं दिख रहे हैं तो आपको उस पर निशान लगा देना है। और अगर कोई सिंबल नहीं है एक भी, तो आपको नो पर टिक करना है। हर एक में 2-2 सिंबल दिए हैं, अगर दोनों ही न दिखें तब नो पर टिक करना है कि है ही नहीं इस क्रम में। जैसे पहला देखिए वो प्लस और माइनस टाइप का जो बना हुआ है, प्लस वाला सिंबल है तो उस पर हम निशान लगा देंगे, पर माइनस वाला नहीं है तो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उसी क्रम में तीसरा देखिए जहां पर एक एरो जैसा घूमी हुई एरो जैसी बनी हुई है और एल जैसा शेप है, उसमें देखिए तो ये दोनों ही शेप कहीं भी नजर नहीं आएंगे उस लाइन में। एल जैसा है पर वो उल्टी दिशा में है, वो नहीं माना जाएगा। तो बिल्कुल वैसे शेप कहीं नहीं है। तो अगर दोनों ही शेप नहीं दिखेंगे तो जो लास्ट में बॉक्स है नो, हमें उस पर निशान लगाना है। तो ये टास्क बहुत टफ नहीं है, इसीलिए 2 मिनट का समय दिया जाता है 120 सेकेंड का। उसमें आप जितने पेजेस भर सकें, जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें उतना जल्दी जल्दी आपको करना होता है। समय समाप्त होते ही आपको रोक दिया जाता है और कितना क्वेश्चन आपने उसने में कर लिया, 50, 60, 70 जितने भी आप कर पाए वो आपका स्कोर हो जाता है। दूसरा कोर टेस्ट है कोडिंग। इसमें कोडिंग करनी होती है। ये भी बहुत सिंपल है, टफ नहीं है, और इसमें भी कई पेजेस का ये टेस्ट होता है। आप जितना मैक्सिमम कर पाए 2 मिनट में। तो यहाँ देखिए सेकंड पिक्चर जो दिखा रहा है, ऊपर संख्याएं लिखी हैं 1 से 9 तक और हर एक के नीचे कुछ सिंबल दिया हुआ है, कुछ निशान बने हुए हैं। अब नीचे ढेर सारे नंबर्स लिखे हुए हैं और आपको बस उस नंबर से संबंधित निशान लिखते जाना है। तो देखिए जहां भी 2 लिखा हुआ है वहां पर जो निशान है वो लिख देना है, जहां 1 लिखा हुआ है वहां जो निशान उसके नीचे वैसा बना देना है। तो टास्क सिंपल है, बस यहाँ पे कितनी स्पीड से आप कर पा रहे हैं ये देखा जाता है। तो 2 मिनट में आप जितने क्वेश्चंस कर पाए उतना बेहतर है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सिंबल्स लिखे हुए हैं पहले से दिखाए हुए हैं वो काफी खराब राइटिंग में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ब्रेन डिसऑर्डर वाले पेशेंट का है।
तीसरा टेस्ट जो इसमें होता है, जो एक सप्लीमेंटल टेस्ट है, उसका नाम है कैंसलेशन। कैंसलेशन के लिए राइट साइड में पहली पिक्चर जो ऊपर दी है वो देखिए, लिखा है व्हेन आई से गो ड्रॉ अ लाइन थ्रू ईच रेड स्क्वायर एंड येलो ट्रायंगल। तो यहाँ पर दो सिंबल टॉप पर दिए होते हैं, जैसे बॉक्स में दिखाया हुआ है, एक रेड स्क्वायर बना है और येलो ट्रायंगल बना हुआ है। और ये दोनों आपको ढेर सारे पेजेस में ये सब निशान नीचे बने रहेंगे, जैसे सिंबल्स देख रहे हैं। जैसे ही आपको बोला जाएगा स्टार्ट और स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी जाएगी, 2 मिनट का टाइम रहेगा। जहां जहां आपको ये निशान दिखे आपको उसको क्रॉस करते जाना है, जैसे नीचे दिखाया हुआ है क्रॉस करके। यहाँ पर केयरफुल रहना पड़ता है और स्पीड से काम करना पड़ता है। आपको रेड स्क्वायर और येलो ट्रायंगल ही क्रॉस करना है, येलो स्क्वायर और रेड ट्रायंगल नहीं। तो आपको इस तरह जितना मैक्सिमम आप क्रॉस करते जाए, जहां जहां दिख रहा है, जितना आप सही से क्रॉस करेंगे उतना आपका स्कोर हो जाता है। तो बेसिकली ये सब टेस्ट इजी हैं, पर आपकी स्पीड देखी जाती है कि 2 मिनट में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। यहाँ पर इस टेबल में ब्रीफली जितने भी वेशलर्स के 4 सेक्शंस हैं, 4 इंडेक्सेस हैं, और उसमें जो टास्क हैं वो यहाँ पर शो किए हुए हैं। उनका शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और वो क्या चीजें मापते हैं, क्या मेजर करते हैं, ये दिया हुआ है। वो कोर सब टेस्ट हैं कि नहीं ये भी मेंशन किया हुआ है। अगर कोर सब टेस्ट है तो वहां टिक लगा हुआ है, अगर सप्लीमेंटल है तो वहां पे निशान नहीं लगा हुआ है। तो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन और परसेप्चुअल रीजनिंग का यहाँ दिखाया हुआ है। और नेक्स्ट स्लाइड में वर्किंग मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड के टेस्ट दिखाए हुए हैं। ये आपको पूरी तरह से याद होने चाहिए कि ये टेस्ट क्या मेजर करते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या कराया जाता है इसमें, और ये क्या चीज का मापन करते हैं। आगे चलते हुए हम सेकेंड टेस्ट पे आएंगे, जो है मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, MMPI जिसे शॉर्ट में कहते हैं। MMPI 2 फॉर्म्स में आता है आजकल। एक को बोलते हैं MMPI 2, इसमें 567 क्वेश्चंस होते हैं और ट्रू फॉल्स नेचर के सारे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चंस का जवाब या तो सही होगा या गलत, ट्रू या फॉल्स पर टिक करना रहता है। और इसका एक नया वर्जन आ गया है जिसको बोलते हैं MMPI 2 RF, जो 2008 में पब्लिश हुआ था। इसमें 338 आइटम होते हैं। ये जल्दी हो जाता है, कम समय लेता है, 40 से 50 मिनट ही इसमें लगते हैं, लगभग आधा समय लगता है करने के लिए। फिर भी MMPI 2 आज भी सबसे ज्यादा प्रचलित वर्जन है MMPI का और यूज किया जाता है। इस टेस्ट का एक और वर्जन भी आ गया है MMPI A, जो खासकर टीनेजर्स के लिए बना हुआ है। इस टेस्ट में 10 क्लिनिकल स्केल्स होते हैं जो 10 कैटेगरी एबनॉर्मल बिहेवियर की टेस्ट करते हैं, और 4 वैलिडिटी स्केल्स होती हैं जो ये टेस्ट करती हैं कि जो व्यक्ति टेस्ट दे रहा है वो सीरियसली टेस्ट कर रहा है कि नहीं, कहीं उसने बहुत ज्यादा झूठ तो नहीं बोला है, खुद को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश तो नहीं की है रिस्पॉन्सेस में, या कहीं बहुत रैंडम स्कोरिंग तो नहीं की कि बस कहीं भी आंख बंद करके तुक्का मार के आंसर टिक कर दिया है, सोच समझ के पढ़ के क्वेश्चन नहीं किया है। ये टेस्ट किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा दिखता है तो पूरा टेस्ट रद्द कर दिया जाता है कि उसने क्वेश्चंस का जवाब सही नहीं दिया होगा, और जो 10 मेन स्केल्स हैं एबनॉर्मल बिहेवियर टेस्ट करने वाली, उस पे हमें सही जानकारी नहीं मिली होगी। ये 10 कैटेगरीज में जो क्वेश्चंस होते हैं और ये 4 वैलिडिटी स्केल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये अलग अलग सेक्शंस में नहीं होते, ये सब आपस में मिक्स होते हैं। और मैनुअल में दिया रहता है कि जैसे मान लीजिए कि पहला स्केल अगर है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, तो उसका आपको स्कोर निकालना है, तो आइटम 1, 5, 7, 9, 11, 53, 29 ऐसा कर करके नंबर्स दिए रहेंगे कि उसको आप जोड़ लीजिए उस पे जो स्कोर्स हैं, तो आपका इस स्केल का स्कोर निकल जाएगा ऐसे करके। तो 10 क्लिनिकल स्केल और 4 वैलिडिटी के स्केल के क्वेश्चंस आपस में मिक्स होते हैं, और टोटल क्वेश्चंस कितने हैं इसमें MMPI 2 में? 567, 567 ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस। अब देखते हैं कि 10 क्लिनिकल सबस्केल्स क्या क्या है। पहली है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, जिसको शॉर्ट में HS लिखते हैं, कैपिटल H स्मॉल s। हाइपोकॉन्ड्रियासिस स्केल जो है ये बॉडी के फंक्शनिंग के बारे में प्रॉब्लम्स को देखती है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस के बारे में आप ज्यादा जानना चाहें तो आप एबनॉर्मल साइकोलॉजी की कोई बुक उठाइए और उसमें सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स की कैटेगरी देखिए। ये वैसी बीमारियां होती हैं जिसमें शारीरिक लक्षण होते हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास टेस्ट कराने जाएंगे तो कोई शारीरिक परेशानी नहीं दिखेगी, और ये मानसिक परेशानियों की वजह से, मानसिक स्ट्रेस या प्रॉब्लम्स की वजह से शारीरिक लक्षण दिखने लगते हैं चीजों के।
इसलिए डॉक्टर कभी टेस्ट करेगा तो आपको परफेक्टली नॉर्मल बताएगा, लेकिन फिर भी आपको शारीरिक लक्षण आ रहे होंगे और वो आप नाटक नहीं कर रहे होते या कुछ भी ऐसे ही बहाने नहीं कर रहे होते, वो सच में वो दर्द या तकलीफ आपको होती है। तो ऐसी ही बीमारियों में एक बीमारी आती है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, जिसमें व्यक्ति को शरीर के अलग अलग हिस्सों में महसूस होता है कि मुझे दर्द है, तकलीफ है या कोई बड़ी बीमारी हो गई है। पर जब भी वो डॉक्टर से टेस्ट कराता है तो डॉक्टर की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है और डॉक्टर बताते हैं कि नहीं, ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपका वहम है, आपको लग रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मानते और बार बार सोचते रहते हैं कि मुझे प्रॉब्लम हो गई है, मुझे कोई सीरियस बीमारी हो गई है। ऐसे लोगों में पाया गया है कि खास तौर पर इन्हें पेट और पीठ की दर्द और तकलीफ की शिकायत रहती है। तो इसी से संबंधित इसमें 32 आइटम रहते हैं जो ये चीजें टेस्ट करते हैं। दूसरी स्केल होती है डिप्रेशन की, जिसको शॉर्ट में कैपिटल डी में लिखते हैं। इसमें डिप्रेशन से संबंधी प्रश्न होते हैं जिसका ट्रू या फॉल्स जवाब हो सकता है, सही या गलत। इसमें 57 आइटम्स होते हैं। तीसरी स्केल होती है हिस्टीरिया, जिसको शॉर्ट में HY लिखते हैं, कैपिटल H स्मॉल y। इसमें मेनली 5 एरियाज से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। पुअर फिजिकल हेल्थ, शाइनेस मतलब शर्मिंदगी, खराब फिजिकल हेल्थ, साइनिसिज्म हेडेक सर दर्द वगैरह की समस्या, न्यूरोटिसिज्म मतलब चिंता वगैरह की प्रॉब्लम्स। साइनिसिज्म मतलब होता है थोड़ा सा क्रिटिकल अप्रोच, क्रिटिकल बिहेवियर, जो लोग बहुत निंदक किस्म के होते हैं वैसा रवैया। तो इस तरह के 5 मेजर एरिया से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस इसमें होते हैं। चौथा स्केल इसमें जो आता है उसका नाम है साइकोपैथिक डेविएट, जिसको शॉर्ट में कैपिटल P स्मॉल d से लिखते हैं। इसमें जनरली अगर आप सोशली मैल एडजस्टेड हैं, सामाजिक तौर पर आप सही से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, सुखानुभूति बहुत जल्दी नहीं होती, आपको किसी चीज़ में बहुत खुशी नहीं महसूस होती है, आप फैमिली के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वयस्क लोगों के साथ आपके झगड़े होते रहते हैं, आप उनकी बात नहीं मानते हैं, आपको अलग थलग रहना पसंद है, बोरिंग किस्म की आपकी जिंदगी है। तो ये साइकोपैथ के जो लक्षण होते हैं उस तरह के लक्षणों का टेस्टिंग ये करता है। इसमें 50 आइटम होते हैं। अगली स्केल है मैस्कुलिनिटी / फेमिनिटी, इसको शॉर्ट में कैपिटल M स्मॉल f से लिखते हैं। इसमें आपके हॉबी से संबंधित, आपके पसंद नापसंद से संबंधित, आप कितने संवेदनशील हैं इससे संबंधित, आप कितने सक्रिय या निष्क्रिय किस्म के इंसान हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जिससे ये चेक किया जाता है कि आमतौर पर समाज में एक पुरुष और एक महिला के लिए जो ओपिनियन होता है कि उन्हें किन क्षेत्रों में रुचि होनी चाहिए या क्या करना चाहिए या कैसे सोच विचार होने चाहिए, सक्रियता कैसी होनी चाहिए, संवेदनशीलता कैसी होनी चाहिए, इससे आप कितना मेल खा रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर कोई महिला है जो दिखाए कि नहीं मैं बहुत ही आउटगोइंग हूँ, मुझे बहुत ही सक्रिय रहना पसंद है, मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, मुझे हाइकिंग करना, लॉन्ग जंप करना, इस तरह की चीजें पसंद है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स पसंद है, तो उसका मैस्कुलिनिटी पे स्कोर हाई आएगा, क्योंकि वो मर्दों से जुड़े हुए जो लक्षण है उस तरह के उसमें पसंद और शौक या लक्षण ज्यादा दिख रहे हैं। और उसका उल्टा फीमेल्स के लिए हो सकता है या सेम जेंडर के भी लक्षण दिख सकते हैं। तो ये स्केल ये चीज मेजर करती है। इसमें 56 आइटम्स होते हैं। अगली स्केल का नाम है पैरानोइया, जिसको शॉर्ट में कैपिटल P स्मॉल a से लिखते हैं। इसमें उस तरह के लक्षण देखे जाते हैं जो यूजुअली साइकोपैथी में देखे जाते हैं, जैसे आप बहुत ज्यादा अंतर संबंधों में बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत शकी स्वभाव के होते हैं, शक बहुत करते हैं। तो खास तौर पर पैरानोइया शक की बीमारी से ही संबंधित है। तो इससे संबंधित यहाँ पे डिल्यूजनल थॉट्स वगैरह की भी टेस्टिंग होती है इसमें, और ये 40 आइटम्स इस स्केल पे आपको मिलेंगे। अगली स्केल होती है साइकैस्थेनिया, जिसको शॉर्ट में कैपिटल P स्मॉल t से लिखते हैं। साइकैस्थेनिया स्केल जो है ये टेस्ट करती है कि पर्सन के थॉट्स, उनके विचार, उनके क्रियाकलाप कहीं थोड़ा असामान्य किस्म के तो नहीं है, और इस तरह के तो नहीं है कि व्यक्ति के दिमाग में कुछ विचार आ रहे हैं और वो बाध्य महसूस कर रहा है उसको कार्य में परिवर्तित करने के लिए, नहीं चाहते हुए भी, अवॉइड करते हुए भी वो चीजें कर जा रहा है। साइकैस्थेनिया पुराना शब्द है,
जिसका मॉडर्न नाम आज के टाइम में OCD या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिसको कि आप भली भांति जानते होंगे, जिसमें कुछ इस तरह के विचार आते हैं जो न चाहते हुए भी इंसान अवॉइड नहीं कर पाता और उस तरह के कार्य करने के लिए मजबूर होता है। जैसे अक्सर आप जानते होंगे कि OCD वाले लोग बहुत साफ सफाई रखना पसंद करते हैं, कोई चीज छुए तो बार बार हाथ धोएंगे, बार बार हाथ धोएंगे। लॉक किए हैं चीजों को तो उन्हें भरोसा नहीं होता कि हाँ मैंने लॉक कर दिया है कि नहीं, मैंने गैस बंद कर दी कि नहीं, 4 बार 5 बार 10 बार चेक करते रहेंगे। तो इस तरह का ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर जो है, इसी का पुराना नाम था साइकेस्थेनिया, जो कि इस स्केल का नाम पड़ा हुआ है। तो इसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव थॉट्स और बिहेवियर, एबनॉर्मल किस्म के फियर, गिल्ट फीलिंग, एकाग्रता मेंटेन करने में समस्या, इस तरह के लक्षणों की चेकिंग होती है। इसमें 48 आइटम्स होते हैं। अगला है सिजोफ्रेनिया, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। सिजोफ्रेनिया में अजीब तरह के सोच विचार, व्यवहार, फैमिली में खराब रिलेशनशिप, आपके कंसंट्रेट करने में, एकाग्र होने में दिक्कत, इम्पल्स कंट्रोल की परेशानी, मतलब बहुत आवेगात्मक आप हो जाते हैं, किसी चीज में गहराई से आपको रुचि नहीं आ रही है, आपके अपने बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में, अपनी वैल्यू के बारे में बहुत ही परेशान करने वाले दिमाग में सवाल, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, इस तरह के लक्षणों की टेस्टिंग होती है। यानी सिजोफ्रेनिया के जो लक्षण हैं, हेलुसिनेशन, डिल्यूशन, इन सब से भी संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 78 क्वेश्चंस होते हैं और इन 10 क्लिनिकल स्केल में इसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। अगली स्केल है हाइपोमेनिया, जिसको शॉर्ट में कैपिटल M स्मॉल a से लिखते हैं। हाइपोमेनिया में कुछ माइल्ड डिग्री ऑफ एक्साइटमेंट टेस्ट की जाती है। जैसे आप जानते हैं डिप्रेशन, उसी का ठीक उल्टे छोर पर अगर आप देखें तो मेनिया होता है। डिप्रेशन में इंसान अवसादग्रस्त होता है, बहुत शिथिल पड़ा रहता है, वो कुछ एक्टिविटी करने का मन नहीं करता, उसकी बॉडी में एनर्जी आपको नहीं दिखेगी, बहुत धीरे धीरे बोलता है, इमोशंस भी बहुत एक्सप्रेस नहीं करता है। और इसका ठीक उल्टा होता है मेनिया, जिसमें इंसान कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होता है, बहुत ज्यादा कूद फांद करता है, कई दिनों तक सो नहीं पाता है, इतनी तेज तेज बोलता है क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, उसका ध्यान तुरंत तुरंत भटकता रहता है चीजों पर। तो ये मेनिया होता है, जो डिप्रेशन का एक तरह से बिल्कुल उल्टा होता है। हाइपोमेनिया मेनिया जैसा ही होता है, पर जैसे इसका नाम है हाइपोमेनिया, तो मेनिया वाले ही लक्षण पर कुछ कम तीव्रता में, थोड़े से कम तीव्रता में, माइल्ड डिग्री के। तो इसमें भी लोग लक्षण वही दिखाते हैं, पर थोड़े से एक्साइटमेंट का लेवल और बाकी चीजों का लेवल थोड़ा सा कम रहता है मेनिया से। तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखते हैं, बहुत ज्यादा खुश, इनका मूड बहुत ही बदलता रहता है, कभी बहुत खुश हैं, कभी बहुत रो रहे हैं। इनके हाथ पैर में कंपन दिखेगा, इतना ज्यादा इनकी बॉडी में एक्टिविटी होती रहती है कि हाथ पैर में इनके शेकिनेस दिखेगी। इनके अनस्टॉपेबल दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं एक के बाद एक, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, दिमाग में बहुत ज्यादा सनकीपन भी इनको आपको दिखाई देगा इनके बिहेवियर में। इसमें 46 आइटम्स होते हैं स्केल पे। और लास्ट स्केल जो होती है, जिसका नाम है सोशल इंट्रोवर्जन, कैपिटल S स्मॉल i से लिखते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा कि अभी तक आपने जो स्केल्स देखी 1 से लेके 9 तक नंबरिंग था, इसमें नंबरिंग 10 नहीं है, 0 है, क्योंकि इसी तरह नंबरिंग टेस्ट में दी हुई है, जो टेस्ट डेवलप है ये MMPI-2। ये ध्यान देने की चीज है। 10वें नंबर पे जो सोशल इंट्रोवर्जन है, उसका नंबर 10 नहीं होता बल्कि 0 होता है। सोशल इंट्रोवर्जन ये दिखाता है कि सामाजिक तौर पे आप अंतर्मुखी स्वभाव के हैं, बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, बहिर्मुखी स्वभाव के नहीं हैं। अगर सामाजिक तौर पे बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना पड़े, बातचीत करनी पड़े, फंक्शन पार्टियों में जाना पड़े, तो आपको उतना सहज नहीं महसूस होता। आप अलग रहने में, अपने कुछ इंटरेस्ट के काम करने में, अपनी पढ़ाई लिखाई करने में, अपने साथ ही अकेले में कुछ मूवी देखना है, कुछ इस तरह के एंजॉयमेंट जिसमें कई लोगों के साथ की जरूरत नहीं पड़े, वैसे कामों में आप दिलचस्पी ज्यादा लेते हैं। आपका दोस्तों का सर्कल भी छोटा होता है। इन चीजों की टेस्टिंग के लिए सोशल इंट्रोवर्जन स्केल है, जिसमें 69 आइटम्स होते हैं। अब आते हैं 4 वैलिडिटी स्केल्स पर, जो MMPI में होती हैं। ये टेस्ट करती हैं कि व्यक्ति ने जो आंसर्स दिए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया हो खुद को, या बहुत कमतर करके बताया हो, या झूठ बोला हो, या सीरियसली नहीं टेस्ट को लिया हो, कहीं भी रैंडम टिक मार्क कर दिया हो आंसर्स में। ये कैसे चेक होता है? तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाले जाते हैं जो कि पता होता है कि एक आम इंसान उस पे ये जवाब तो नहीं ही दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन मान लीजिए हो सकता है कि मैं
बहुत ईमानदार हूं, मैंने कभी बेईमानी नहीं की। अब ऑप्शन 2 ही है आपके पास, ट्रू या फॉल्स, सही या गलत। अगर आप इस पर टिक करते हैं सही, तो ये पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कहे कि मैंने कभी बेईमानी नहीं की, मैंने हमेशा ईमानदारी की है 100% टाइम, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ कुछ रहते हैं, अगर उस पर इस तरह का जवाब मिलता है जो कि अपेक्षित नहीं है, तो समझ में आ जाता है कि ये पर्सन ने बहुत बढ़ा चढ़ा के खुद को दिखाने की कोशिश की है और झूठ बोला हुआ है कई जगह। तो बाकी क्वेश्चंस भी जो थे 10 क्लिनिकल स्केल्स पर जो लक्षणों को लेकर थे अलग अलग बीमारियों के, हो सकता है उसने वहां भी झूठ बोला होगा। तो उससे हमें आकलन करने में मदद मिलती है। इस स्केल में 15 आइटम होते हैं, 15 में से अगर ज्यादातर आइटम में 10 या उससे ज्यादा आइटम में दिख रहा है 8 या 10 आइटम में कि व्यक्ति वैसा जवाब दे रहा है जैसा कि अपेक्षित नहीं है, जैसा कोई आमतौर पे नहीं देगा, और उसे पता चलता है अगर कि झूठ बोल रहा है व्यक्ति, तो हो सकता है उसके बाकी स्कोर्स भी न निकाले जाएं कि उसने उस पर भी झूठ ही बोला होगा। अगली स्केल होती है, उसका नाम होता है एफ स्केल। एफ का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, पर आमतौर पे आप देखेंगे कि लोग गलती से इसको फ्रीक्वेंसी स्केल या इनफ्रीक्वेंसी स्केल कहते हैं, जो गलत है। आपको ऑनलाइन भी इस तरह से लिखा मिल जाएगा, किन्हीं बुक्स में भी लिखा मिल जाएगा, पर ये गलत है। एफ का कोई फुल फॉर्म नहीं है, बस इसका नाम एफ स्केल ही है। इसमें वैसी चीजें चेक की जाती हैं कि कहीं व्यक्ति ने एकदम रैंडम आंसर तो नहीं दिया है, बिना पढ़े कुछ भी कहीं भी टिक मार कर दिया हो, इस तरह के आंसर तो नहीं दिए हैं। तो इसमें कुछ इस तरह की अजीब बातें लिखी होती हैं जो आमतौर पे अगर व्यक्ति पढ़ेगा, पढ़ के जवाब उसने दिया होगा, तो वो वैसा हाँ नहीं बोलेगा उस चीज के लिए कि मुझे इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं, मुझे दूसरे ग्रह से प्राणी संपर्क करते, कुछ अलग अलग तरह की चीजें जो पॉसिबल नहीं है। उस पर अगर उसने लिख दिया हाँ सही, और इस तरह के क्वेश्चंस पे अक्सर सही सही या जहां पे नहीं होना चाहिए वहां गलत लिख के जवाब उसने दिया हुआ है, तो पता चल जाता है कि ये पर्सन पढ़ के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किया है, इसने कहीं भी आंख बंद करके टिक मार कर दिया है। इसी तरह से दूसरी स्केल होती है, उसको बोलते हैं बैक एफ। एफ उसके ऊपर छोटा सा बी लिखा होता है, बैक एफ। ये भी सेम होता है, एफ स्केल वाला ही सेम होता है, बस अंतर ये है कि अगर जो पूरा टेस्ट है 567 क्वेश्चंस का, 567 क्वेश्चंस का, अगर आप उसको लगभग आधा आधा डिवाइड कर दें, तो पहले आधे हिस्से में जितने क्वेश्चंस आते हैं 60 क्वेश्चंस, वो एफ स्केल माने जाते हैं, और वैसे ही सेम क्वेश्चंस, उसी तरह के क्वेश्चंस बाकी आधे हिस्से में आते हैं, तो उसको बैक एफ के पार्ट को मानते हैं कि आखिरी आधे हिस्से में हुआ है, और वो 40 क्वेश्चंस आखिरी आधे हिस्से में होते हैं। तो टोटल इन दोनों को मिला के 100 क्वेश्चंस होते हैं, और अगर इन 100 क्वेश्चंस में से काफी सारे क्वेश्चंस पे आंसर दिखता है कि व्यक्ति ने वैसा दिया है जो दिखा रहा है कि एफ स्केल पे उसने आंसर दिया है या बैक एफ पे आंसर दिया है, करेक्ट आंसर नहीं दिया इन सब पे, तो उसके टेस्ट को ही पूरा रद्द कर दिया जाता है, उसके बाकी स्केल्स को कैलकुलेट ही नहीं किया जाता है, क्योंकि समझ में आ जाता है कि उसने रैंडमली जवाब दिया हुआ है, उसने बिना पढ़े क्वेश्चंस का जवाब दिया हुआ है। तो उसके 10 स्कोर्स जो हम निकालेंगे क्लिनिकल के, वो क्यों निकालेंगे, उसने उसमें भी रैंडम जवाब दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस अलग से किसी सेक्शन में नहीं होते, बाकी सब क्वेश्चंस के ही बीच में ही मिक्स होते हैं। तो अगर इन सब पे इस तरह के जवाब मिल रहे हैं जिससे लग रहा है कि व्यक्ति ने बिना पढ़े भरा हुआ है टेस्ट, तो फिर हम पूरे टेस्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगली फोर्थ वैलिडिटी स्केल जो है उसको बोलते हैं के स्केल। के स्केल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स दी होती हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति में भी दिखाएंगी कि उसमें कुछ पैथोलॉजी है, उसमें भी कुछ असामान्यता है, इस तरह की चीजें दिखेंगी, जैसे फैमिली रिलेशनशिप से संबंधित कुछ क्वेश्चन, सेल्फ कंट्रोल से संबंधित कुछ क्वेश्चन। और अगर इस स्केल पे व्यक्ति का स्कोर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वो ये दर्शाता है कि व्यक्ति बहुत ही डिफेंसिव हो रहा है, मतलब वो दिखा रहा है खुद को कि नहीं मेरे में ये प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह का चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आम इंसान में भी कुछ लक्षण तो इस तरह के हो सकते हैं जो कि असामान्य व्यक्ति जो दिखाते हैं वैसे लक्षण हो सकते हैं, पर उस तीव्रता के या उतने अधिक नहीं होते कि उसको डिसऑर्डर माना जाए। पर नॉर्मल पर्सन टोटली नॉर्मल होता है, उसमें वैसे कोई लक्षण नहीं होते जो एबनॉर्मल पीपल में होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो उन्हीं का ये चीज टेस्ट होता है कि थोड़ी बहुत मात्रा में ये चीजें हैं कि नहीं। पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा जवाब देता है जिससे पता चलता है कि नहीं मेरे में तो ये सब बिल्कुल ही नहीं है, इससे पता चलता है कि वो सच छुपाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे केस में भी पता चलता है कि हो सकता है उसके जो 10 स्कोर्स आएंगे डिसऑर्डर वाले, वो बहुत सही ना हो, क्योंकि उसने सही से अपने चीजें नहीं बताई हैं।
इसके स्केल में 30 आइटम होते हैं। अब आते हैं अगले टेस्ट पे, जिसका नाम है हेल्स्टेड कैटेगरी टेस्ट। ये हेल्स्टेड ने जब टेस्ट बनाया था शुरुआत में, जिसमें रिटन ने बाद में और टेस्ट ऐड किए थे, तो हेल्स्टेड ने जो ओरिजिनल टेस्ट बनाया था उसी में ये टेस्ट मौजूद था, जिसका नाम है कैटेगरी टेस्ट। इसमें 208 स्लाइड्स होती हैं और हर स्लाइड 1 से 4 नंबर के बीच में कोई एक नंबर का सुझाव देती होती है, सजेस्ट कर रही होती है। 1 से लेके 4 के बीच में कोई भी नंबर, यानी 1, 2, 3 या 4। और पर्सन जो होता है उसे पहचानना होता है कि ये कौन सा नंबर सजेस्ट कर रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन जो होता है उसमें पहली स्लाइड पे एक नंबर लिखा आ जाएगा कैपिटल आई की तरह, जो रोमन नंबर 1 होता है, सिर्फ वो लिखा आ जाएगा और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे 1, 2, 3, 4। और पूछा जाएगा ये तस्वीर देख के आपको क्या हिंट लग रहा है, ये क्या नंबर बता रहा है। तो क्योंकि वो रोमन नंबर 1 लिखा है तो वो 1 बता रहा होता है, 1 का इशारा कर रहा होता है। तो व्यक्ति को 1 नाम का बटन प्रेस करना होगा जिसपे 1 लिखा हुआ है, या लीवर एक होगा उसको प्रेस करना होगा अपना जवाब देने के लिए। अगर वो सही बटन प्रेस करेगा तो एक बहुत मधुर घंटी की आवाज बजेगी जो बताती है कि आपने सही जवाब दिया। अगर वो गलत बटन प्रेस कर देगा तो एक तेज बजर बजेगा जो कि बहुत लाउड रहता है, जिससे पता चलता है कि मैंने गलती कर दी, आंसर सही नहीं बताया, सही लॉजिक वहां पे जो है वो मुझे नहीं पता चला। तो शुरुआती जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें रोमन नंबर इस तरह से 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिखा आ सकता है और व्यक्ति को पहचानना होता है क्या नंबर का इशारा किया जा रहा है। इस तरह से 7 अलग अलग टेस्ट होते हैं। 208 स्लाइड जो है 7 हिस्सों में बटी होती हैं। हर हिस्से का अपना एक अलग रूल होता है। पहला हिस्सा जो था उसमें रोमन नंबर जो दर्शा रहा है अंक वो बताना होता है, पर ये पार्टिसिपेंट को हम डायरेक्टली नहीं बताते, उसे खुद से गेस करना होता है। और जो घंटी बजेगी चाहे बजर बजेगा उससे उसको खुद आइडिया लगता है कि उसने सही जवाब दिया या गलत, और फिर से वो दोबारा ट्राई करता है दूसरे क्वेश्चन के लिए, देखने के लिए कि वो लॉजिक जो है उस सेट में पकड़ पा रहा है उसको या नहीं। इसी तरह दूसरा सेट जो होता है उसमें कितनी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो हिंट करता है कि नंबर कौन सा सही चुनना है। जैसे मान लीजिए एक तस्वीर आएगी उसमें 2 गोले बने हुए हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 2, क्योंकि ये इशारा कर रहा है नंबर 2 की तरफ। कोई पिक्चर आएगी उसमें 3 स्क्वायर बने हुए हैं, तो वो इशारा कर रहा है नंबर 3 की तरफ। तो इस तरह से उन्हें सही नंबर गेस करना होता है। तीसरा सेट जो होता है उसमें हमेशा 4 तस्वीरें ही दिखाई जाती हैं, पर एक तस्वीर कुछ अलग तरह की होती है और वो तस्वीर जिस क्रम संख्या पर होती है वही जवाब होता है। जैसे पहली तस्वीर अगर गड़बड़ है तो होगा कि नंबर 1 सजेस्ट कर रहा है। 4 तस्वीरें हैं, अगर तीसरे में कुछ अलग तरह का दिखाई दे रहा है, बाकी सबसे ऑड वन आउट है, तो आंसर होगा 3, जैसा कि अभी हम नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे। इस तरह से जैसे यहाँ पर 4 स्क्वायर बने हुए हैं पर एक टेढ़ा सा बना है, कुछ अलग तरह का बना है, और वो वहां पे जवाब सजेस्ट कर रहा है नंबर 1 की तरफ। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो 7 सेट होते हैं, हर एक में अपना लॉजिक होता है जो पर्सन को अपने से गैस करके बताना पड़ता है। जो 7वां टेस्ट होता है आखिरी वाला, उसमें जो क्वेश्चंस दिखाए जाते हैं वो पहले के 6 टेस्ट में दिखाए जा चुके में से ही रिपीट किए जाते हैं, और यहाँ पर्सन को बोला जाता है कि इसमें वही जवाब होगा जो आपने जब पहले वाली तस्वीर देखी थी तो जवाब दिया था। तो पर्सन को दिमाग में याद रखना होता है कि उसने पहले जो जवाब दिया था वो क्या था इसी वाली तस्वीर पर, और वही जवाब यहाँ पर होता है। आमतौर पे एक नॉर्मल पर्सन इस टेस्ट को 1 घंटे में पूरा कर सकता है, पर जिसको ब्रेन में इंजरी है उसको 2 घंटा या उससे ज्यादा भी लग सकता है। जब ये टेस्ट शुरू किया जाता है तो पर्सन को बता दिया जाता है कि आपको कुछ चीजें दिखाई जाएंगी जो कि 1 से लेकर 4 के बीच कोई नंबर सजेस्ट करेंगी। आपको सही चॉइस चुननी है। सही बताएंगे तो एक मधुर घंटी बजेगी, गलत बताएंगे तो एक बजर बजेगा जो बताएगा कि आपने गलत किया है। फिर आपको उसके पीछे क्या सिद्धांत है, किस आधार पर वो सजेस्ट कर रहा है नंबर, वो आपको फिर से डिटेक्ट करना है। इस तरह से पर्सन को हम टेस्ट कराते हैं। टेस्ट बहुत ही अच्छा ये है, लेकिन क्योंकि इतना लंबा होता है तो पेशेंट जल्दी थक सकता है और फिर रैंडम जवाब देना शुरू कर सकता है, या उसकी इच्छा नहीं हो सकती है और बीच में बोल देगा कि नहीं बंद कीजिए, हम नहीं कर पाएंगे इसको आगे। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है कि सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा ब्रेक दिया जाता है बीच बीच में। पर इससे दिक्कत ये हो जाती है कि जितना ब्रेक दिया जाएगा उससे
जो 7वां सब टेस्ट होता है, इसका 7वां सेट जब आता है उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि याद कीजिए उसमें आंसर क्या होता है, उसमें बोला जाता है कि अब जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं उसमें सही आंसर वही होगा जो आपको ये तस्वीर जब पहले दिखाई गई थी तो जो सही आंसर था। तो जितना आप ब्रेक दीजिएगा, गैप दीजिएगा पर्सन को रेस्ट करने के लिए, समय की उतनी दूरी होती जाएगी। 7वां टेस्ट करने में उतना टाइम लगेगा। तो पता चला उसमें कोई क्वेश्चन आया जो कि पहले या दूसरे सेट में पूछा गया था और पर्सन ने इतना बीच में रेस्ट कर लिया है कि पहला दूसरा सेट किए हुए उसको 2 घंटे से ऊपर हो गए, तो उसको याददाश्त पे फर्क पड़ेगा। अब वो सही आंसर उसने क्या बोला था उस क्वेश्चन पे पहले, उसे नहीं याद आ सकता। तो 7th वाले सब टेस्ट पे उसका परफॉर्मेंस सफर करेगा। तो यहाँ पर फिर क्या किया जाता है कि कभी कभी हम ये कर लेते हैं कि टेस्ट पूरा नहीं करा के उसके कुछ ही क्वेश्चंस हम कराएं और उसी पर बस आकलन कर लें। पर उससे प्रॉब्लम ये होती है कि टेस्ट की टफनेस धीरे धीरे बढ़ते जाती है। तो अगर कुछ ही क्वेश्चंस आप शुरुआती कराएंगे तो बस इजी क्वेश्चंस पर्सन को मिलेंगे और सच में उसकी ब्रेन में अगर कोई इंजरी है जो आगे टफ क्वेश्चंस आते तो नजर आती, वो शायद फिर नहीं दिख पाएगी। इसका एक और उपाय होता है, फिर क्या करते हैं कि हम टेस्ट जो है उसको लिमिटेड टाइम तक कराते हैं। जैसे हमने तय कर लिया कि बस 1 ही घंटे कराएंगे, 1 घंटे में जितना भी क्वेश्चन पर्सन कर पाए। इसमें वही समस्या होती है कि पीछे के टफ क्वेश्चंस छूट सकते हैं, तो इंटरप्रिटेशन बदल जाएगा रिजल्ट का। लेकिन जब इस तरह की प्रॉब्लम हो और हमें इस तरह का करना पड़े कि कुछ ही क्वेश्चंस कराएं या कुछ ही समय के लिए कराएं, तो उस केस में हम उनका स्कोर कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम अलग फॉर्मूला लगाते हैं। अगर कोई पर्सन पूरा टेस्ट कंप्लीट कर पा रहा है तो उसका स्कोर क्या होता है, जो क्वेश्चंस उसने छोड़ दिए या जिस पर गलत जवाब दिए उसको काउंट कर लेते हैं और वो उसका स्कोर होता है। ध्यान दीजिएगा, इस टेस्ट में गलत क्वेश्चंस जो हुए उसका स्कोर गिनते हैं, ना कि सही जो हुए उसका। तो गलत क्वेश्चंस जो हुए या जिस पर उसने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, छोड़ दिया क्वेश्चन, मिस कर दिया क्वेश्चन, वो भी ऐड कर लेते हैं। और जितना ज्यादा हाई स्कोर ये होगा, जितना ज्यादा उसने गलतियां की होंगी या क्वेश्चंस छोड़े होंगे, उतना दिखाएगा कि उसको प्रॉब्लम है ब्रेन में उस एरिया में। और अगर सारे क्वेश्चंस नहीं कराए गए हैं तो एक फॉर्मूले से फिर हम उसका स्कोर निकालते हैं जो यहाँ दिखाया हुआ है, नंबर ऑफ एरर्स, जितने गलतियां उसने की, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स अटेम्प्टेड, कितने क्वेश्चंस उतने समय में व्यक्ति कर पाया था, इनटू 208, क्योंकि टोटल हमारे पास 208 क्वेश्चंस थे। तो इस तरह से हम फॉर्मूला से स्कोर निकाल लेते हैं। अगला जो हमारा टेस्ट होता है इसमें, उसका नाम होता है स्पीच साउंड्स परसेप्शन टेस्ट। नाम से जैसा पता चल रहा है, स्पीच मतलब बोली गई हुई चीजें का, साउंड उसकी ध्वनि का प्रत्यक्षीकरण करने का परीक्षण, परसेप्शन का टेस्ट। ये भी हेल्स्टेड के द्वारा जो ओरिजिनल टेस्ट बनाया गया था उसमें शामिल टेस्ट था ये। इसमें 6 सेट होते हैं आइटम्स के, हर एक में 10-10 आइटम होते हैं, इसका मतलब टोटल 60 आइटम। ये टेस्ट जो है ये एक कैसेट प्ले कर दिया जाता है टेप रिकॉर्डर में लगा के। इसमें एग्जामिनर को कुछ नहीं करना होता है, बस कैसेट डाल के प्ले कर देना होता है। कैसेट में अपने आप चीजें बताई जाती हैं, उसमें बोलेगा आइटम नंबर 1, फिर कुछ चीज सुनाई जाएगी, पेशेंट को कुछ टाइम दिया जाएगा या पर्सन को कुछ टाइम दिया जाएगा, उसको एक शीट दी जाएगी, उस पर नंबर लिखा रहेगा आइटम 1 और आंसर की जगह रहेगी, उसको आंसर लिखना है। थोड़ी देर के बाद फिर से कैसेट रिपीट करेगा, आइटम 2 कुछ बोलेगा, फिर थोड़ा टाइम देगा जिसमें पेशेंट अपना आंसर लिख ले और फिर आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। कैसेट क्योंकि पहले से रिकॉर्डेड है, वो अपनी स्पीड से चलता है, पेशेंट को उसके साथ ही आंसर्स लिखने जाते होते हैं। अगर उसका मिस हो जा रहा है कोई क्वेश्चंस तो उसके स्कोर उसको नहीं दिए जाएंगे। इसमें बोला क्या जाता है कैसेट में, तो कैसेट में एक वर्ड बोला जाता है जो एक नॉनसेंस वर्ड रहता है, निरर्थक शब्द, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता है। और हमेशा ये वर्ड ऐसा होता है कि ये 4 अक्षर का होता है, इंग्लिश का वर्ड, जिसके स्पेलिंग को अगर आप लिखिए तो बीच में हमेशा डबल ई आएगा, ई, और पहला और आखिरी लेटर जो है वो भी कोई भी ABCD में से कुछ और हो सकता है। इसमें लेकिन कोई ऐसा वर्ड नहीं होता है जिसका कुछ मीनिंग निकले। जैसे कीप आपको कभी नहीं लिखा मिलेगा, KEEP, इसमें भी बीच में 2 ई है और पहला आखिरी ABCD में से 2 और अल्फाबेट है, लेकिन कीप का अर्थ होता है रखना। तो इस तरह का मीनिंगफुल वर्ड इसमें नहीं आएगा। तो कोई एक नॉनसेंस वर्ड बोला जाएगा, जैसे फीप, एग्जांपल दिया है FEEP, फीप, ऐसे बोलेगा। और जो पेशेंट के पास शीट रहती है जिसपे आंसर देना है, उसमें आइटम नंबर 1 के सामने 4 वर्ड्स ऐसे ही और लिखे रहेंगे,
जैसे उदाहरण यहाँ दिया है टीप, फीप, फीक, टीक, और उसको टिक करना है कि अभी अभी उसने जो सुना वो क्या सुना इन चारों में से। तो यहाँ पे उसकी सुनने की क्षमता कैसी है, वो आवाज में कैसे भिन्नता कर पा रहा है, अंतर कर पा रहा है, क्योंकि देखिए बहुत कंफ्यूजिंग है, मैचिंग आवाजें हैं, टीप, फीप, फीक, टीक, काफी मिलता जुलता है। और टेप रिकॉर्डर सिर्फ एक ही बार एक वर्ड रिपीट करता है, दोबारा नहीं बोलेगा, तो एक ही बार में सुन के पर्सन को सही वाला टिक करना है। तो इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं पेशेंट को, उसको समझा दिया जाता है कैसे करना है, और टेप रिकॉर्डर स्टार्ट कर दिया जाता है। एक बार टेप रिकॉर्डर स्टार्ट हो गया तो पेशेंट फिर कुछ उसमें कर नहीं सकता, उसको रोक नहीं सकता, और उसको टिक मार्क करते जाना होता है। अगला टेस्ट हमारा है सी शोर रिदम टेस्ट। ये भी हेल्स्टेड ने जब बनाया था ओरिजिनल टेस्ट तो उसमें ये था। उन्होंने ये टेस्ट सी शोर बैटरी ऑफ म्यूजिकल एबिलिटीज से लिया था। इसमें 30 आइटम होते हैं और इसमें भी टेप रिकॉर्डर के ही थ्रू कैसेट प्ले करके आइटम प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें म्यूजिक प्रस्तुत की जाती है जो हमेशा जोड़ों में प्रस्तुत की जाती है। हर आइटम में जोड़ों में कुछ म्यूजिक या कोई धुन प्रस्तुत की जाती है। और आंसर शीट जो पेशेंट के पास होती है उसको हर एक आइटम के सामने, हर क्वेश्चन के सामने बस एस या डी लिखना होता है। एस का मतलब सेम, डी का मतलब डिफरेंट। पेशेंट भूल न जाए इसलिए उसके शीट पर ऊपर लिख भी दिया जाता है एस इक्वल टू सेम, डी इक्वल टू डिफरेंट। तो कैसेट प्ले कर दिया गया, वो बोलेगा आइटम 1, फिर 2 धुनें सुनाएगा, पहली धुन सुनाएगा, थोड़ा रुकेगा, फिर दूसरी कोई धुन सुनाएगा, फिर रुक जाएगा ताकि पेशेंट को आंसर लिखने का टाइम मिले। उसको बताना है कि 2 धुनें जो सुनाई गई दोनों सेम धुन थी या अलग अलग धुन थी। सेम थी तो उसको लिखना होगा एस उस आइटम नंबर के सामने अपने शीट पे, और अलग अलग धुन थी तो लिखना होगा डी यानी डिफरेंट। इसी तरह उसे हर क्वेश्चन के लिए करना पड़ता है। एक बार टेप रिकॉर्डर स्टार्ट हो गया तो उसे रोका नहीं जा सकता। तो अगर कोई आइटम मिस भी हो गया पेशेंट का, उतने स्पीड से नहीं कर पा रहा है जितने स्पीड से वहां पे प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उसके पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। और वो इतनी स्पीड से होता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान आराम से कर लेगा, वही लोग नहीं कर पाते हैं जो ब्रेन डैमेज पेशेंट्स होते हैं। तो इससे पता चलता है कि उनका ब्रेन का डैमेज इतना ज्यादा है कि वो एक नॉर्मल स्पीड की चीज नहीं कर पा रहे हैं सुनकर। तो ये सेम और डिफरेंट जो लिखा जाता है, जो 2 धुनें सुनाई जाती हैं वो अलग अलग तरह से हो सकती हैं। हो सकता है एक धुन को किसी मेल इंसान ने गुनगुनाया हो और उसी को किसी फीमेल ने गुनगुनाया हो, और दोनों में समानता है या अंतर है, ये चीज पेशेंट को बतानी होती है। एक धुन वायलिन पे प्ले हो सकती है, एक किसी और तबला या किसी और इंस्ट्रूमेंट से हो सकती है, पर धुन सेम है कि नहीं ये व्यक्ति को बताना हो सकता है। एक धुन लाउड हो सकती है, एक थोड़ी सी सॉफ्ट आवाज में हो सकती है, पर डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, और पर्सन को लिखना होता है सेम या डिफरेंट। तो इस तरह से उसे सारे 30 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। इस तरह से आजकल सीडी आती है जिसको हम प्ले कर सकते हैं कंप्यूटर में, और ये सारी धुनें प्रस्तुत करती है व्यक्ति को। अगर कई आंसर्स मिस हो रहे हैं पेशेंट के, तो कभी कभी एग्जामिनर सोचते हैं कि हम एक एक आइटम बच जाने के बाद टेप रिकॉर्डर को पॉज करके व्यक्ति को समय दे लिखने के लिए। और ये किया जा सकता है खासकर वैसे पेशेंट्स के लिए जिनके में संभावना है ब्रेन डैमेज की। लेकिन इस केस में फिर ध्यान देना होगा कि रिजल्ट जो आएगा, स्कोर जो आएगा, उसका इंटरप्रिटेशन बदल जाएगा क्योंकि व्यक्ति को नॉर्मल से ज्यादा समय दिया गया करने के लिए। तो अभी तक हमने ये 5 टेस्ट देखे। बाकी के जो बचे हुए टेस्ट हैं 6 से लेकर 11 तक, वो हम नेक्स्ट पीपीटी में देखेंगे। थैंक यू।